हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2024 में जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आया है, तो आठों के 8 क्वेश्चन हम 5 नंबर में जितना आया है 8 क्वेश्चन आया है, तो आठों क्वेश्चन को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2 नंबर वाला 30 क्वेश्चन को हम डिस्कस किए थे, तो पूरा एक वीडियो में है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताया जाएगा और जितने भी इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेगा वो सारा कॉन्सेप्ट सहित बताएंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम जो देंगे बच्चा, जो 2025, 26, 27, 28 आगे के एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी ज्यादा फायदा करेगा ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो 31 नंबर, इससे पहले जो 1 से 30 तक क्वेश्चन था 2 मार्क्स वाला, वो सारे क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन है। यहां से 31 नंबर से जितना आगे डिस्कस करेंगे वो सब 5 अंक वाला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और समझिए, ये जो क्वेश्चन है ना, काफी ज्यादा आसान है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम समझिए, ध्यान से समझिए फॉर्मूला क्या है। तो अगर जिनको फॉर्मूला पता होगा वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। और फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप एक tan इनवर्स का फॉर्मूला मैक्सिमम लोग को याद होता है, साइन का, कोस का याद नहीं होता है। तो आप चाहे तो इसका 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप साइन को, जितना साइन यहां पर दिख रहा है, साइन को आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके बाद आप आसानी से tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम साइन इनवर्स रहेगा तो कैसे सॉल्व करते हैं वो हम बताते हैं। अब अगर tan में बदल के करना चाहते हैं तो पहले हम उसको बाद में बता भी देंगे कि tan में कैसे बदला जाता है। फिलहाल हम जानते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो। अब क्या जानते हैं फॉर्मूला, आप सब लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस, एकदम अच्छा से देखते चलिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, क्या याद किए थे हम लोग, साइन इनवर्स के अंदर, देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो हम क्या याद किए थे, साइन इनवर्स, यहां पर पहले लिखना एक्स गुने अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको याद रहेगा तभी बनेगा। अब देखिए, बीच में यहां प्लस है तो यहां पर भी आपको प्लस दे देना है। अब पहले x लिखे थे, अब यहां पर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। पर एक बार x लिखना है, एक बार y लिखना है, तो y गुने अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। तो यही ये जो इतना बड़ा गंदा सा आपको फॉर्मूला दिख रहा है, जिनको ये फॉर्मूला याद होगा वही बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये 2 गो के लिए होता है। जैसे साइन इनवर्स x है यहां पर और साइन इनवर्स y 2 गो रहता है, तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 गो है 3 गो, तो 3 गो है तो हम कैसे करेंगे, डरना नहीं है। देखिए 3 गो जब रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, यस और नो, यस सर लगा सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ये लिखते हैं। तो यहां पर देखिए, साइन इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स, यहां साइन इनवर्स, कोस नहीं है भैया, गलती हो गया, यहां साइन इनवर्स के अंदर क्या है, 5/13, 5/13। तो अब समझिए कि अब इस दोनों में हम आसानी से ये फॉर्मूला को आसानी से लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताइए जरा। तो देखिए, हम इसके जगह पर कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स, देखिए x का वैल्यू यहां पर क्या है, तो x का वैल्यू आपको 4/5 पता लग रहा होगा। तो x के जगह पर क्या है, 4/5, और y के जगह पर क्या है, 5/13। बस फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x यानी 4/5 और ब्रैकेट के अंदर गुना देना है, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 1 माइनस यहां पर लिखना है वाई स्क्वायर। अब आप देखिए, तो y का वैल्यू यहां पर 5/13 है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, 5/13 का होल स्क्वायर आसानी से हम लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बीच में प्लस है तो यहां पर हमको प्लस देना है,
अब यहाँ क्या लिखेंगे y, तो y का वैल्यू क्या है 5/13 गुना, अब इसके अंदर फिर से रूट के अंदर क्या लिखाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स के वैल्यू क्या है 4/5, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 4/5 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये सिर्फ आपको देखने में बड़ा लग रहा है, इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखा क्या रहे हैं, ये तो आपको आसानी से कर सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है सर। देखिए हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं, तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स देखिए ध्यान से 4/5 गुना अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 100। देखिए दोस्तों अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम क्या किए हैं 5 का स्क्वायर किए तो 25 और 13 का स्क्वायर किए हैं तो 169 आ गया, प्लस अब बस हम सिंपल सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना आएगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 1 माइनस, अब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो अब हम इसको और भी सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए साइन इनवर्स के अंदर 4/5 गुना, अब हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसका बस सिंपल भिन्न का जोड़ करना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। तो देखिए अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 6 9, यहाँ पर भी ऊपर आ जाएगा 1 6 9, माइनस ये सेम है तो यहाँ पर 25 आएगा, प्लस 5/13। सेम प्रकार से इधर भी हम इसका क्या करेंगे भिन्न का जोड़ करेंगे। तो देखिए कैसे आएगा, क्या आंसर आएगा। यहाँ नीचे में क्या है कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा, तो यहाँ भी 25 माइनस 25 एक बार में तो 16 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब हम इसको सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ये आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें किसी बच्चा को कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप इसको स्क्वायर ये घटाएंगे तो 144 आएगा, 144 का मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, 12/13, 5 गुने 13, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे तो 9/25 और 9/25 का अंडर रूट का मतलब 3/5। और जब फिर से आप इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 63/65 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है, बस सिंपल तो यहाँ पर करना है जोड़ घटाव। अब देखिए कि हम अभी सिर्फ इन दोनों को जोड़े हैं तो हमारा आंसर ये आया। अब हम आगे क्या करेंगे सर, तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे नाउ अब क्या लिखेंगे, इसके जगह पर ये जो दोनों था इसके जगह पर हमारा वैल्यू क्या आ गया साइन इनवर्स 63/65 आ गया। ध्यान से देखिए इन दोनों को हम सॉल्व किए, ये और ये, जब इन दोनों को हम सॉल्व किए तो ये आ गया, तो इन दोनों के जगह पर हम ये लिख सकते हैं क्या, यस सर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइन इनवर्स के अंदर 63/65, ठीक है सर, प्लस अब देखिए, अब ध्यान से देखिए ये दोनों के जगह पर ये लिखा गया। अब ये जो एज इट इज है, ये जैसे है वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे। तो आंसर क्या है, यहाँ पर क्या लिखाएगा साइन इनवर्स 16/65। अब देखिए अब सेम प्रकार से हम ये जैसे हम इन दोनों को सॉल्व किए थे, सेम प्रकार से जब यहाँ पर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है कि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है। देखिए हम एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पर, जिससे कि सब बच्चा आसानी से कर ले। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे साइन इनवर्स, एक्स का काम यहाँ क्या कर रहा है 63/65, तो 63/65 गुने अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y का वैल्यू क्या है 16/65, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 16/65 का होल स्क्वायर। अब बीच में यहाँ जब प्लस रहता है तो बीच में प्लस, अब यहाँ 16/65 लिखना है, तो 16/65 गुना अंडर रूट के अंदर क्या लिखाएगा 1 माइनस किसका स्क्वायर 63/65 का होल स्क्वायर, तो लिख दीजिए 63/65 का होल स्क्वायर, आइए ब्रैकेट बंद।
तो जैसे जैसे हम इसमें अब यहाँ पर कैलकुलेशन किए थे, सेम प्रकार से इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो एग्जाम में भी जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इसको ऐसे कोशिश कीजिएगा कि नहीं करें, काहे कि यहाँ पर तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर लिए हैं, लेकिन जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आप अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका दूसरा तरीका भी हम बताएंगे। फिर उस तरह से आप जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो आसानी से कम टाइम में आप उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए फिलहाल इस तरह से बनाए हैं, तो देखते हैं आगे क्या आएगा। तो जब आप इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको नहीं आता है। कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं आसानी से। आप कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए कि जब 3 गो रहता है तो हम कैसे फार्मूला को अप्लाई करते हैं, ये तो आप सीख गए ना कि पहले 2 गो पर लगाएंगे तो 1 गो आ गया, फिर ये जो आया इसके साथ करेंगे तो फिर से फार्मूला लगाना है। और जब आप फार्मूला लगाएंगे ना तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर हम इस पूरे को सॉल्व करके डायरेक्ट ये लिख दिए ना, सेम प्रकार से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जगह पर कितना आ जाता है, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, तो π/2 होता है। अब देखिए, तो यही तो हमको प्रूफ करना था ना कि इन दोनों का जोड़ क्या होता है, π/2 होता है। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रूफ कर दिए हैं। आप यहाँ पर अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे इसका, तब आपका सही आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। अब हम इसका tan में कैसे बदलते हैं वो समझा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जब हमको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस तीनों को, इसको ये तीनों को हमको क्या करना है, tan में बदलना है। तो tan में काहे बदलते हैं, काहे कि tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स में x प्लस y बटा 1 माइनस xy, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो अब जो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला था और ये जो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है, इन दोनों में आप खुद सोचिए तो कितना ज्यादा आसान है ये tan इनवर्स का वैल्यू निकालना। साइन इनवर्स में देख रहे थे कितना बड़ा बड़ा टर्म आ रहा था, गंदा सा एक्सप्रेशन, लेकिन इसको tan में बदलने से ये फायदा होगा कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी कम करना पड़ेगा और टाइम भी बहुत ज्यादा बचेगा। एग्जाम में बच्चा का क्या होता है, बोलता है कि सर टाइम में नहीं बचता है, क्वेश्चन बनाने आ रहा है लेकिन टाइम में नहीं है, टाइम में खत्म हो जा रहा है। 3 घंटा में बताइए क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। जब बताइए 3 घंटा 15 मिनट दिया है, 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए, और 3 घंटा में इतना क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, बताइए। अब नहीं होने का एक ही कारण है, सही तरीका नहीं पता होना। चाहे उसमें कैलकुलेशन जो देखे, कैलकुलेशन में बच्चा टाइम बर्बाद कर दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं और कम टाइम लगेगा। तो उसमें आपको क्वेश्चन कौन सा करना है, आता तो सब बनाने हैं, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए जिससे कि टाइम भी मैनेज हो जाए और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन भी बन जाए, इसका भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब हम समझते हैं कि इसको हम tan में बदल लेंगे तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन tan में बदलते कैसे हैं वो समझिए। हम जैसे मान लेते हैं कि हम इसको tan में बदलना चाहते हैं, तो जिसको भी आप tan में बदलना चाहते हैं उसको क्या कीजिए कि साइन इनवर्स 4/5 को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। तो जिसको भी आप tan में बदलना चाहते हैं या चाहे किसी में बदलना चाहते हैं, जैसे यहां पर साइन है, हमको क्या चाहिए, tan में चाहिए, तो कैसे बदलेंगे सर, फिर 10th वाला कॉन्सेप्ट आ गया। जिसको भी बदलना है, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना, यही कॉन्सेप्ट लगा के हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिए कैसे करेंगे। साइन इनवर्स को हमको tan में बदलना है, तो जिसको भी tan में बदलना है उसको पहले अल्फा मान लिए, यस सर। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, साइन को इधर भेजेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बराबर इनवर्स है, इधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, यहां क्या बच जाएगा, 4/5। तो ये आप समझ पाए होंगे कि साइन अल्फा का वैल्यू 4/5 कैसे हो गया। आ गया, आसान है, यस सर। अब देखिए साइन अल्फा का वैल्यू अगर 4/5 है तो हम यहां से ट्रायंगल बना के
टेन थीटा टेन अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? यस सर। देखिए हम इसको मान लेते हैं अल्फा और ये 90 डिग्री। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है और ये हाइपोटेनस का वैल्यू 5 है। तो 4, 5 और जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा, जिनको नहीं आ रहा है समझ में कि ये कैसे हो गया तो हम यहां भी कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, मतलब आधार कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस का बी आधार का स्क्वायर, बी मान लिया, आधार को क्या मान लिया? बी मान लिए, बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम सब बच्चा को पता होगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, तो यहां से बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 25 माइनस 16। तो यहां से बताइए बी बराबर बी स्क्वायर बराबर 9, तो b बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहां से कोई बुराई नहीं है, सब बच्चा को समझ में आया होगा। तो ये जो वैल्यू आया b का वैल्यू 3 आ गया। अब क्या हम इस ट्रायंगल से tan अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? यस और नो? यस सर। tan अल्फा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? p बटा बेस, p बटा b। तो अब बताइए p का वैल्यू कितना है? 4 और b का वैल्यू 3। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? tan अल्फा बराबर 4/3। अब यही tan में बदल गया। अब हम इसको क्या करेंगे? अल्फा बराबर tan इनवर्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4/3। तो अब बताइए अल्फा हम किसको माने थे? इसी को ना अल्फा माने थे। तो अल्फा का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। अल्फा किसका वैल्यू है? अल्फा के जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं क्या? साइन इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 4/3। तो आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए हैं कि इस साइन इनवर्स 4/5 को हम tan इनवर्स 4/3 कैसे लिख लिए। ये कॉन्सेप्ट सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए कि कैसे करते हैं तो कई बार ऑब्जेक्टिव में भी, इसी साल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था कि इसको बदलने वाला, तो एक को दूसरा में कैसे बदलते हैं, अगर ये आप सीख जाते हैं तो ये आपको जीवन को काफी ज्यादा आसान कर देगा। अब इस क्वेश्चन को हम 10 में बदलिए। सेम प्रकार से आप इसको भी 10 में बदल सकते हैं, इसको भी 10 में बदल सकते हैं। ये 10 में बदलना ये बड़ी बात नहीं है, हम तो डायरेक्ट ट्रायंगल लिखते हैं और ये लिख देते हैं। अभी हम एक एक चीज समझाए हैं जिससे कि कमजोर बच्चा को भी अच्छा से समझ में आए, चाहे जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है उनको अच्छा से समझ में आने के लिए हम इसको बता दिए कि 10 में कैसे बदला जाता है। सेम प्रकार से आप इसको भी 10 में बदलिए, इसको भी 10 में बदलिए। आप फिर से tan इनवर्स x प्लस वाई का वैल्यू इसमें लगाएंगे, फिर जो आएगा उसके साथ इसको tan इनवर्स का वैल्यू निकाल के और π/2 प्रूफ कर देंगे। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें तो हम आधा अधूरा समझा दें कि कैसे सॉल्व करना है, काहे कि इससे पिछला वाला जो मेथड था उसमें हम पूरा सॉल्व किए थे, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं किए थे। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, और ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में इससे पहले भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन लगभग 3 बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, पहले 5 अंक में, और ये चौथा बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो अब हम इसका मेथड पहले भी बताए थे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, और जब हम गेस क्वेश्चन बता रहे थे तो उसमें भी हम ये क्वेश्चन बताए थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, बताए ही थे। आप जाके गेस क्वेश्चन वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें कि हम 5 अंक वाला क्वेश्चन बताए होंगे। तो चलिए हम इसको अब समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है। जिनको आता है खुद से ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो हम यहां पर समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो ध्यान दीजिए कि जब कभी यहां पर 0 से π/2 log cos x दिया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज नहीं किया है। जब बिहार बोर्ड में इससे पहले क्वेश्चन पूछा था तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता था 0 से π/2, यहां पर लिखता था log sin x और dx। अब बराबर में ऐसे देके पूछा था 0 से π/2 log cos x। इसमें प्रूफ करना था कि इन दोनों का जो वैल्यू होता है -π/2 log 2 के बराबर होता है। तो ये प्रूफ करने वाला पहले दिया था।
लेकिन इस बार क्या दे दिया है, सिर्फ ये दे दिया। तो कुछ लोग सोचो अरे भैया ये क्या करना है, हम तो कभी क्वेश्चन ही नहीं देखे। अरे भैया ये क्वेश्चन देखे हैं ना, यही क्वेश्चन बताए थे ना, यही तो है ना, मतलब इसका भी वैल्यू यही होगा, इसका भी वैल्यू यही होगा, यही तो प्रूफ करना था ना। सेम क्वेश्चन तो आ गया, तो काहे नहीं बनता है आप लोग से एग्जाम में, बताइए। मतलब अब क्वेश्चन बैंक का हम बताते हैं, बार बार यही चीज बताते हैं क्लास में कि हमेशा क्वेश्चन बैंक से बाहर एगो क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन बैंक के बाहर का अगर क्वेश्चन आ भी गया ना, तो आप जब क्वेश्चन बैंक कर लेंगे तो बाहर का जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बनाने के काबिल बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब कभी भी log cos x वाला क्वेश्चन आएगा, चाहे log sin x वाला क्वेश्चन आएगा, तो हम सबसे पहले किंग प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। किंग प्रॉपर्टी से पहले जो भी क्वेश्चन रहता है, जैसे क्वेश्चन यहाँ क्या है, 0 से π/2 log cos x, तो सबसे पहला काम क्या है, हमेशा यही काम करना है कि जो क्वेश्चन रहेगा उसको i मान लेना है। तो 0 से π/2 log cos x को i मान लिए और इसको समीकरण 1 मान लेना। हमेशा ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। किंग प्रॉपर्टी का मतलब हम चिल्ला चिल्ला के बताए थे कि किंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कि किंग प्रॉपर्टी में क्या होता है ना, कि x के जगह पर इन दोनों को जोड़ते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़िए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा π/2। तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या करना है, -x यहां पर लगा देना है। तो किंग प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि जहां जहां पर इस क्वेश्चन में x है वहां पर x के जगह π/2 -x पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं और देखते हैं। तो i बराबर 0 से π/2 log के अंदर यहां क्या था, cos x था, तो cos, और x के जगह पर हम लोगों को क्या रिप्लेस करना है, तो x के जगह पर π/2 -x लिखना है। तो यहां पर x है तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, π/2 -x हम लिख देंगे। अब बताइए, यहां पर x के जगह पर छेड़छाड़ नहीं करना है, जिसका इंटीग्रेशन करना होता है, जैसे log cos x का इंटीग्रेशन करना है, तो जिसका इंटीग्रेशन करना है ना उसमें सिर्फ x के जगह पर ये पुट करना है π/2 -x। यहां dx में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो i बराबर 0 से π/2 log, अब देखिए तो cos 90 - थीटा क्या होता है, तो cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो cos 90 - x क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसको समीकरण 1 माने और i माने। अब क्या करना है, किंग प्रॉपर्टी लगाए। किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो भी आता है इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। अब दोनों समीकरण को हमेशा हमको जोड़ना ही होता है, दोनों समीकरण को क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। तो चलिए हम यहां पर लिखेंगे समीकरण मतलब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है सर। तो यहां पर देखिए, इधर जोड़ेंगे तो इधर i है और यहां पर i है, तो i प्लस i कितना होता है, 2i। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, 2i बराबर 0 से π/2। अब देखिए ध्यान से, यहां पर लिमिट देखिए, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो यहां 0 से π/2 लिमिट इसमें भी है और इसमें भी है। ई कैसे है, 2i, i प्लस i में i जोड़ेंगे तो 2i हो गया। अब इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं, तो 0 से π/2 लिमिट यहां पर है, तो 0 से π/2 दोनों में है ना, तो ये एक ही लिमिट लगा दिए। अब इन दोनों को जोड़ देंगे इंटीग्रेशन के अंदर जो भी है, तो इसका मतलब कि यहां पर हम लिख सकते हैं log cos x प्लस log, और यहां पर आ जाएगा sin x। ये कैसे हुआ सर, अभी देखिए ध्यान से समझ आ जाएगा। इन दोनों को हम जोड़े हैं, तो log cos x है तो log cos x और log sin x है तो log sin x, बस काम खत्म। इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है ना, यहां तक समझ में आपको आना चाहिए कि कैसे हुआ। अब देखिए, अब हम यहां पर क्या करेंगे, नाउ अब हम सबको पता होता है कि log 2 log है, तो log x प्लस log y का फॉर्मूला क्या होता है, log x इंटू y होता है। तो ये सब बच्चा को पता होगा फॉर्मूला, ये मान के हम चल रहे हैं। तो 2y बराबर, नहीं आता है तो समझिए 0 से π/2 log के अंदर
इन दोनों को गुना कर दीजिए, log x प्लस log y। तो log x के जगह cos x है, y के जगह sin x है। तो log x प्लस log y का फॉर्मूला आता है log x इंटू वाई। तो log और इन दोनों को गुना कर दीजिए अंदर वाला का, ये log का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin x गुना में cos x, हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है ध्यान से समझिए। तो log के अंदर sin x गुना cos x है, तो आप एक दिमाग लगाइए, थोड़ा सा छोटा सा दिमाग लगाना है कि sin x गुने cos x, कहीं पर कोई एक फॉर्मूला आप नाम जरूर सुने होंगे। कौन सा फॉर्मूला सर? आप ये देखे होंगे कहीं ना कहीं, चाहे हम डिफरेंशिएशन में बहुत बार यूज हुआ था कि sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 sin x गुना में cos x होता है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि sin 2x का फॉर्मूला जो होता है 2 sin x गुने cos x होता है। तो इसके जगह पर क्या लिखना है ना, ये हम लोग सोच रहे हैं। तो बताइए कि इस 2 को हम यहाँ भाग में लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। तो इस 2 को हम इसके भाग में लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, sin 2x, अब बटा में इस 2 को यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, sin x गुना में cos x बच जाएगा। तो ध्यान से आप लोग समझिए, तो आपको पता चलेगा कि हम इसके जगह पर sin x गुने cos x के जगह पर अगर sin 2x बटा 2 लिख दे तो किसी बच्चा को कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो इसका वैल्यू हम सिंपली sin 2x बटा 2 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y बराबर 0 से π/2 log sin x गुने cos x है, तो हम यहां पर क्या पुट कर देंगे, sin 2x बटा 2 dx। ठीक है, ये कैसे हुआ, आसान है सर। अब देखिए जैसे log x प्लस log y था तो हम log x गुने y फॉर्मूला लगा दिए। सेम प्रकार से देखिए log के अंदर x बटा y है, sin 2x बटा 2। तो जब ऐसे रहता है ना तो एक और फॉर्मूला हम log का यहां पर लगाएंगे। सबसे पहले क्या किए, इसके जगह पर ये लिखे। अब हम फिर से log का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो 2y बराबर 0 से π/2 log के अंदर log, यहां देखिए तो log x बटा y का फॉर्मूला होता है log x माइनस log y। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log sin 2x माइनस log 2। ये सर हम आसानी से लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ, log x बटा y। ध्यान रखिएगा अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो जो नीचे होता है ना वो माइनस में यहां पर लिखा जाता है, बस बात खत्म। तो sin 2x पहले लिख दिए और नीचे है तो माइनस log 2 लिखा जाएगा। ऐसा फॉर्मूला होता है, ये आपको समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर 2 चीज आ गया है, ध्यान देखेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर 2 चीज आ गया ना तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का क्या मतलब है, तो आप सबको पता होगा। अलग अलग करने का मतलब है कि 2y बराबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 से π/2 log sin 2x, ठीक है सर, और dx माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिए, माइनस 0 से π/2 log 2 dx का इंटीग्रेशन अलग कर दिए। तो यहां तक भी समझने में किसी बच्चा को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आप ध्यान से समझिए, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन हम अलग करेंगे और इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे और देखते हैं कि दोनों को हम फिर से इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे और फिर दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा आंसर यहां से निकल जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या है कि हम इसको मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये I1 मान लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है इसलिए I मानते हैं, तो हम इसको मान लिए I1 और इसको मान लेते हैं हम क्या, I2 मान लेते हैं। अब I1 I2 का वैल्यू हम अलग अलग निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, देखिए तो सबसे पहले हम I2 का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, I2 बराबर, I2 क्या है, ये माइनस जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। I2 हम इसको माने 0 से π/2 log 2 को, तो 0 से π/2 और log 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम आपको सिखाए थे
कि इंटीग्रेशन के अंदर जब भी किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं, कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ log 2 क्या है, कांस्टेंट है। कुछ बच्चा को log 2 समझ ही नहीं आता है कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो सिर्फ x वेरिएबल, x के अलावा सारा चीज कांस्टेंट हो जाएगा। तो इससे इसमें यहाँ पर x है क्या, नहीं है, x नहीं है मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, हम बाहर निकाल सकते हैं सर। तो I2 बराबर log 2 बाहर आ जाएगा। तो log 2 गुने इंटीग्रेशन के अंदर 0 से π/2 1 dx, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो I2 बराबर log 2 गुने, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और लिमिट 0 से π/2 पुट करना है। तो I2 बराबर log 2 गुने, अब x के जगह π/2 पुट करेंगे तो x के जगह π/2 माइनस x के जगह 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, π/2 माइनस 0 π/2। तो फाइनल आंसर जो I2 का अपना आ गया π/2 गुने log 2। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि I2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो π/2 गुने log 2 कैसे आया। ये तो काफी ज्यादा आसान इंटीग्रेशन है। तो हम I2 को सॉल्व कर लिए हैं तो ये आया। सेम प्रकार हम क्या करते हैं, I1 का वैल्यू को निकालते हैं। तो I1 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो आप ध्यान से सीखिए। I1 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऊपर से मिटा देते हैं। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं और किस लिखते हैं, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, I2 का वैल्यू निकालते हैं। I2 का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम यहां पर थोड़ा सा मिटा देते हैं, जिससे कि इस क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। बस इतना में हो जाएगा शायद से। देखिए कोशिश करते हैं, और यहां पर इसको काहे नहीं मिटाए हैं वो भी अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको इधर हम मिटाते हैं। देखिए हमको किसका वैल्यू निकालना है, I1 का। I2 का तो निकल गया। तो I1 हम क्या माने थे, I1 बराबर क्या है, 0 से π/2 और log के अंदर sin 2x dx, यही है, हाँ सर। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं है, जैसे है वैसे 0 से π/2 log sin x इसका वैल्यू आए। तो इसमें क्या कीजिए ना, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सीखिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो 2x है, 2x को हम क्या कर लिए, t मान लिए। अब t मानने के बाद हमेशा मेरा काम होता है कि डिफरेंशिएशन करना। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2dx और t का dt। तो यहां से dx का वैल्यू क्या आ गया, dt/2 आ गया। अब जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जब भी कभी डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम t मानते हैं तो इस लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। यस सर। तो लिमिट को चेंज कैसे करते हैं, जिसको t मानते हैं इसी से लिमिट चेंज होता है। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, प्रोसेस एकदम सिंपल है। यही प्रोसेस को फॉलो करना है, खाली देखने में बड़ा लग रहा है, एक्चुअल में ये बड़ा नहीं है। जब आप कॉपी में करेंगे तो आसानी से आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो इससे हम क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे। तो देखिए लिमिट चेंज कैसे होता है, जब यहाँ पर x का वैल्यू, ये लोअर लिमिट 0 पुट कीजिए। तो x का वैल्यू जब यहाँ 0 पुट करेंगे, ध्यान से समझिए, लिमिट पुट करने में मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। तो जिसको हम t मानते हैं, हमेशा ऐसे याद रखिएगा कि जिसको t माना जाता है उसी से लिमिट को हम चेंज करते हैं। तो इसमें t किसको माने हैं, 2x को t माने हैं, तो इसी से हमारा लिमिट चेंज होगा। लिमिट कैसे चेंज होगा, ध्यान दीजिए। एक ये जो वैल्यू है 0 और π/2, ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। हम बताए थे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सब कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए पहले x के जगह पर 0 पुट कीजिए, तो 2 में 0 से गुना होगा तो 0, तो t का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब x का वैल्यू 0 था तो t का वैल्यू 0 आ गया। सेम प्रकार से x के जगह पर π/2 पुट कीजिए, तो x के जगह π/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और log के अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, साइन, और इसको हम क्या माने थे, t माने थे, तो साइन t गुने dx का वैल्यू क्या है, dt/2। तो ये आप आसानी से
समझ पाए होंगे कि ये हम कैसे लिखे हैं। ठीक है, फिर से हम इसको थोड़ा सा इधर जगह बनाते हैं और फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। ये खाली देखने में बड़ा लग रहा है, एक्चुअल में कुछ भी बड़ा नहीं है। ठीक है, तो अब बताइए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इससे इंटीग्रेशन तो हम नहीं निकाल सकते, काहे, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, I1 बराबर ये 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, तो 1/2 बाहर आएगा, तो 0 से अब हमको क्या करना है, log sin t dt। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी होता है, कौन सा प्रॉपर्टी होता है, हम यहाँ पर डायरेक्ट बता देते हैं, काहे कि इसमें एक प्रॉपर्टी होता है लास्ट में जो हम पढ़ते हैं क्वीन प्रॉपर्टी के नाम से, जैसे किंग प्रॉपर्टी हम इसमें लगाए थे ना, सेम प्रकार से क्वीन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि लिमिट को हाफ करने वाला प्रॉपर्टी। तो जैसे यहाँ पर पाई लिमिट है, डायरेक्ट समझिए लिमिट हाफ कब होता है, कैसे होता है, ये चेक करना पड़ता है कि लिमिट रखने पर यही सेम आता है कि नहीं आता है। तो जब आप यहाँ पर पाई रखेंगे तो साइन, देखिए ध्यान से, हमको चेक करना होता है कि ये जिसका इंटीग्रेशन करना है, ये लिमिट पुट कीजिए, तो पाई जब पुट करेंगे तो सेम चीज आ जाएगा। जब सेम चीज आ जाता है ना, तो हम क्या करते हैं कि 2 से इसको डिवाइड करते हैं, मतलब लिमिट को आधा करते हैं। तो यहाँ पर जब लिमिट को आधा करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर आधा होता है ना, तो यहाँ 2 से गुना भी हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, फिर से अगर कुछ समझ नहीं आया ना तो ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर है उसको 2 से भाग किए और यहाँ पर गुना कर दिए, ये समझ में आया ना, बस इतना ही समझना है कि यहाँ पर पाई है तो पाई को 2 से भाग किए तो 2 से यहाँ पर गुना भी कर देना, बस इतना सा कहानी आपको ध्यान रखना है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो। अब देखिए 2 ने 2 को मार दिया सर। अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन बन गया अपना, खत्म कहानी। तो I1 बराबर ये कट गया। अब देखिए ये जो है 0 से π/2 log sin t dt, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें 0 से π/2 log, अब आप पढ़े होंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, यानी निश्चित समाकलन में पहला गुणधर्म जो होता है उसमें t के जगह पर अगर हम कोई भी चेंज करते हैं, जैसे t के जगह x रख दे, तो इससे इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम ऐसा कर सकते हैं। t के जगह x रख दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज पता चलेगा, I1 का वैल्यू ये जो आया ना 0 से π/2 log sin x, क्या यही I1 है भैया, यही I है कि नहीं है? तो इसी को ना हम I माने थे, तो I1 का वैल्यू क्या आ गया, I आ गया। I1 का वैल्यू क्या आ गया, I आ गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसका वैल्यू ये कैसे आया। यही करने के लिए हम क्या किए, e2x को t माने, फिर यहाँ पर ये आया, फिर लिमिट को हाफ किए तो I1 का वैल्यू I के बराबर आ गया। तो अब इसका वैल्यू यहाँ पर देखिए, तो ये I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं पुट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 2i बराबर I1 का वैल्यू क्या आ गया, I आ गया, तो इसके जगह पर हम I पुट करेंगे माइनस, इसका वैल्यू क्या है, π/2 log 2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं π/2 log 2। तो अब देखिए इस I को जब हम इधर लाएंगे तो 2i माइनस I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर माइनस π/2 log 2। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, I का वैल्यू माइनस π/2 log 2। तो देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा है, एक्चुअल में ये बड़ा नहीं है, आसानी से कोई भी बच्चा इसको बना सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए और समझिए, और जो भी समझ आया है ना आप अपने से कोशिश कीजिए कॉपी पर लिख के करने का, जिससे कि आपको याद हो पाए और एग्जाम में जब आएगा तो सॉल्व कर ले। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कीजिए और समझिए, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, कुछ बच्चा इसमें कुछ गलती किया था एग्जाम में, तो आपको क्या गलती नहीं करना है और इस क्वेश्चन को कैसे हम सोचेंगे वो समझिए। तो जब कभी भी ये क्वेश्चन देख के तो डायरेक्ट आपको पता चल गया होगा कि dy/dx दिख रहा है और इसके बगल में y दिख रहा है, मतलब ये तो हमको देख के ही पता चल गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको बताए थे कि जब कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो जो भी dy/dx के बगल में रहता है, dy/dx के बगल में यहाँ पर क्या है 1 + x²,
तो जो भी इसके बगल में रहता है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, हटाते हैं। तो इसको हटाएंगे हम कैसे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप चाहे तो यहां पर लिखिएगा सॉल्यूशन में कि गिवन, और ये लिखिएगा, फिर यहां पर आप हम जो करेंगे कीजिएगा। आप यहां पर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय यहां पर क्या लिखेंगे 1 + x²। तो 1 + x² से दोनों तरफ डिवाइड करने पर आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। तो अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 + x² तो है भैया, गुना में dy/dx, ठीक है, प्लस y, और इसको हम डिवाइड करना है बराबर tan इनवर्स, और डिवाइड करना है किससे डिवाइड करना है बताइए, 1 + x² से। तो डिवाइड कैसे होगा, यहां भी लिखेंगे, यहां भी, यही होता है डिवाइड करने का मतलब। तो 1 + x² से यहां डिवाइड हो गया, 1 + x² से यहां पर डिवाइड हो गया, 1 + x² से यहां पर डिवाइड हो गया। तो अब देखिए डिवाइड काहे करते हैं, जो भी यहां पर रहता है उसी से हमेशा हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो देखिए इसने इसको मार दिया, अब मार दिया तो हमारा अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आसान बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो dy/dx प्लस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/1 + x² गुना y बराबर tan इनवर्स बटा tan इनवर्स अब बटा में 1 + x²। तो अब आप यहां पर अच्छा से देख पा रहे होंगे कि dy/dx और इसके बगल में y, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब हमको इसका क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्व करना है। तो जब कभी लीनियर डिफरेंशियल आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हम आपको सिखाए थे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e के पावर में किसका इंटीग्रेशन, e के पावर में किसका इंटीग्रेशन, तो जो भी y के बगल में होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो y के बगल में यहां पर क्या है, 1/1 + x²। यहां पर dx लिखेंगे, जो यहां पर रहता है उसी को यहां पर लिखा जाता है, जो नीचे रहता है उसी को यहां पर लिखते हैं। तो यहां dx है तो dx यहां पर लिख दिए, काम खत्म। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan इनवर्स x होता है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बच्चा आसानी से निकाल सकता है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e की पावर tan इनवर्स x। लेकिन क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन अब शुरू हुआ है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकल गया, अब हम क्या करेंगे कि यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद करना पड़ता है कि हम सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं। देखिए ये सॉल्यूशन, ये जो हम कर वो नहीं, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा वो यहां पर लिख रहे हैं सॉल्यूशन। तो ये कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन के अंदर यहां क्यूब गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही होता है फॉर्मूला। ये सर अब इसका मतलब क्या है, क्यू का मतलब होता है कि जो भी यहां पर बराबर में रहता है वही क्यूब होता है। ये आप पढ़े होंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये सर तो देखिए हम यहां पर इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या आ गया, e की पावर tan इनवर्स x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पर क्या लिखेंगे, e की पावर tan इनवर्स x रख देंगे, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन। अब q का वैल्यू देखिए, तो q का वैल्यू tan इनवर्स अब बटा 1 + x² है। तो यहां पर हम इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, e की पावर tan इनवर्स x अब बटा में क्या आएगा 1 + x², 1 + x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या है, e की पावर tan इनवर्स x। तो यहां पर फिर से क्या आ जाएगा, e की पावर tan इनवर्स x आ जाएगा। यही अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। यस सर। अच्छा यहां पर हम गलती किए हैं, e की पावर ये tan इनवर्स थोड़ी, ये तो tan इनवर्स है ना। तो यहां पर हम सिंपल क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा है, यहां पर जो था वही q का वैल्यू था। तो इसको हम यहां पर लिख दिए, बस काम खत्म। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे वो समझिए। तो जब कभी भी e के पावर में कुछ रहता है तो हम हमेशा बताते हैं
कि जब e के पावर में कुछ रहता है तो इसी को t मानते हैं। चाहे आप डायरेक्ट ऐसे भी सोचिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहां पर है, इसीलिए भी tan इनवर्स को t मानेंगे। दोनों तरीका से आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि tan इनवर्स x को t मान लेते हैं, तो tan इनवर्स x बराबर t मान लिए। अब t मानने के बाद हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर में dt। तो अब बताइए कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, dx बटा मतलब इसके जगह पर हम dt लिख सकते हैं क्या, यस सर, इसके जगह dt लिख सकते हैं। हाँ, अब देखिए सिर्फ हम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए y बराबर y गुने e की पावर tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स को हम क्या माने थे, t माने थे। तो t यहाँ पर tan इनवर्स x की जगह पर t लिख दीजिए। e के पावर tan इनवर्स को t माने थे तो e के पावर t और गुना में यहाँ dt आ जाएगा। तो ये देखिए कितना आसान इंटीग्रेशन में बदल गया है। इसके जगह पर dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt आ गया, tan इनवर्स x की जगह t, e के पावर tan इनवर्स था तो e की जगह t आ गया। अब देखिए इसका हम एक ट्रिक भी बताए थे, चाहे आप चाहे तो यहाँ पर बाई पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर बाई पार्ट लगा के ही आपको बताएंगे कि इसमें बाई पार्ट कैसे लगाते हैं। हालांकि इसका शॉर्टकट मेथड भी होता है और ये क्वेश्चन आपसे सेम प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा गया था। तो जब ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम उसको कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें आप जाके देखेंगे तो इसका शॉर्टकट आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट आपको याद रखना होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं। लेकिन ये 5 नंबर में आया है तो इसीलिए हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में आपको पता होगा कि पहले हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। तो कौन फर्स्ट कौन सेकंड मानेंगे, इसके लिए आइलेट के पास जाएंगे, ILAT। अब आइलेट में देखिए यहाँ पर अलजेब्रा है और एक्सपोनेंशियल है, तो इन दोनों में पहले कौन है, अलजेब्रा। तो ये क्या हो गया, पहला हो गया, और ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। यस सर। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। बस चलिए तो लगाते हैं, y गुने e के पावर tan इनवर्स x बराबर, पहला फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, कि जो पहले है वो जैसे है वैसे गुना दूसरा का इंटीग्रेशन। तो e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t ही होता है, बीच में माइनस, फिर से इंटीग्रेशन देते हैं। देखिए पहला एज इट इज, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस, बड़ा इंटीग्रेशन का चिन्ह देने के बाद पहला का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गुने दूसरा का फिर से इंटीग्रेशन, तो e के पावर x का e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t dt। तो जिनको फॉर्मूला याद होगा बाय पार्ट का वही इसको कर सकते हैं। अगर बाय पार्ट आपको नहीं आता है तो पहले आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का बेसिक समझिए, फिर आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y गुने e की पावर tan इनवर्स x बराबर, यहाँ पर क्या आएगा, t गुने e के पावर t माइनस e के पावर t में 1 से गुना हुआ तो e के पावर t, e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e के पावर t प्लस k हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो y बराबर e के पावर tan इनवर्स x, यहाँ से हम e के पावर t को कॉमन ले सकते हैं क्या, यस सर। तो क्या आ जाएगा, t माइनस 1 प्लस k आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो हम बताए थे कि डायरेक्ट याद रखना है, जब कभी भी यहाँ पर e के पावर t है और इसके बगल में t रहे, t स्क्वायर t के कुछ भी पावर रहे, तो हम इसको कैसे याद रखते हैं। देखिए e के पावर t है तो e के पावर t रख लेंगे पहले। अब जो t है तो t को पहले, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो t का डिफरेंशिएशन 1। तो ये अभी आपको समझ नहीं आया होगा जो हम बताए हैं, लेकिन इसका आप एक वीडियो देखिएगा जिसमें t स्क्वायर होता है तो हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, फिर कोई भी t का पावर रहे तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अभी ये समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम क्या करेंगे, सिर्फ t का वैल्यू पुट कर देंगे। तो t का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, अब बस अपना आंसर हो जाएगा, काम खत्म। तो ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं है, 2 नंबर में ही पूछता तो कोई ज़्यादा ठीक है, 2 नंबर लायक भी। तो e के पावर tan इनवर्स x बराबर, e के पावर फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x गुने t का वैल्यू
tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस के। अब आप चाहें तो इससे इसको काट दीजिए तो y बराबर tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस के आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो ये जो है यही तो यहाँ पर है ना, हाँ सर है, तो हम इसको काट दिए और काटेंगे तो क्या लिख देंगे y बराबर tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस के। आप चाहे तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर tan इनवर्स x प्लस सी। काहे कि ये जो माइनस 1 प्लस के है इसके जगह पर हम एक अलग दूसरा कांस्टेंट लिख दिए। ये सिर्फ कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर 1 है कि 1 प्लस के, ये इसके जगह कोई नया कांस्टेंट सी लिख दिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ गलती लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर इसका हम आपको रिप्लाई जरूर से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। और अगला क्वेश्चन अपने पास 34 नंबर क्वेश्चन, जो डिफरेंशिएशन का काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है और वो हम पहले भी बोले थे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है और इसका मेथड भी हम डिस्कस किए थे। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हम पहले भी बताए थे कि ये सेम क्वेश्चन नहीं बताए थे, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसका अप्रोच एकदम दिमाग में ढुका दिए थे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हम डिस्कस जरूर किए थे। तो अगर वो वीडियो आप देखे होंगे जिसमें हम इसका मेथड बताए थे कि जिसमें पावर के पावर में कुछ रहता है, जैसे वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेके करते हैं, काम खत्म। तो चलिए हम इसको देखते हैं और समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है ना, इसको हम पहले यहां पर लॉग लेंगे दोनों तरफ। तो आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं कि दोनों तरफ लॉग लेने पर हम यहां पर डायरेक्ट लॉग लेते हैं। तो लॉग यहां पर क्या आ जाएगा, साइन y के पावर x बराबर, इधर भी लॉग लगा देंगे तो लॉग cos x के पावर में y आ जाएगा। तो अब बताइए, लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि जो भी पावर में है उसको हम गुना में लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग x, इस x को यहां पर ला दिया, लॉग के अंदर क्या बच जाएगा, साइन y बराबर, फिर से सेम कहानी यहां पर करेंगे, y है तो y को हम यहां गुना में लिख सकते हैं क्या, यस सर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए y गुने लॉग और यहां पर सिंपल क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। अब देखिए तो दोनों तरफ लॉग लेने के बाद यहां पर जो सिंपलीफाई होना था वो कर दिए। अब इसमें हम कुछ भी सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो जब इसमें हम कुछ सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। जैसे यहां पर आपको लिखना था दोनों तरफ लॉग लेने पर, सेम प्रकार से यहां पर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स गुने साइन, लॉग साइन y है तो यहां पर हम लिखेंगे x गुने लॉग साइन y, लॉग साइन y। खाली देखने में ये बड़ा लग रहा है, एक्चुअल में ये कुछ है नहीं। फिर इधर भी डिफरेंशिएशन लगा दें तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या आ जाएगा, y गुने लॉग cos x आ जाएगा, बस काम खत्म। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, तो डिफरेंशिएशन के अंदर इससे पहले जब हम 2 नंबर वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था जिसमें डिफरेंशिएशन के अंदर 2 चीज आ गया। तब जब 2 चीज रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल चलिए लगाते हैं और समझते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि जो पहले है, पहले वाला जैसे है वैसे गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के अंदर यहां पर क्या आ जाएगा, लॉग साइन y, काम खत्म, प्लस पहला एज इट इज, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज, मतलब लॉग साइन y गुना अब फिर से पहला का डिफरेंशिएशन। तो पहला क्या है, x है तो हम यहां पर लिख देंगे x का डिफरेंशिएशन बराबर। तो इधर हम प्रोडक्ट रूल लगाएं तो इतना बड़ा टर्म आ गया। सेम प्रकार से हम इधर भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और देखते हैं क्या आता है। तो पहला एज इट इज, पहला क्या है y है तो y जैसे है वैसे, गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या है log cos x, तो log cos x का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज log cos x गुना पहला का डिफरेंशिएशन, पहला y है तो y का डिफरेंशिएशन।
अब आप लोग बताइए कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई साहब। तो x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं आगे और समझते हैं। तो x जैसे है वैसे गुना। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले log का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, फिर y का करेंगे। तो चेन रूल आपको पता होगा कि चेन रूल में जब अंदर देखिए log के अंदर साइन है, साइन के अंदर y है, सेम प्रकार से यहाँ पर देखिए पहले log का करेंगे, फिर cos का करेंगे, फिर x का करेंगे। यहाँ भी चेन रूल लगेगा जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो सीखिए, अगर चेन रूल आपको नहीं आता है तो ध्यान से सीखिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं चेन रूल से। सबसे पहले अगर हम log का करेंगे तो log का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, 1/sin y गुना साइन y का डिफरेंशिएशन। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos y, तो cos x हो जाएगा ना, cos y है तो cos y हो जाएगा। गुना देखिए पहले log का किए तो 1/sin y, फिर साइन का किए तो cos y आ गया, फिर y का भी करना होगा ना। तो y का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ dy/dx आ जाएगा। यस और नो, यस सर। तो ये चेन रूल कैसे अप्लाई हुआ ये आपको समझ आना चाहिए। पहले log का किए तो 1/sin y, फिर साइन का किए तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos y हो जाएगा, और फिर y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। प्लस यहाँ पर सिर्फ log sin y बचेगा, तो log sin y, और ये तो अपना 1 है भैया, इसमें 1 से गुना होगा तो यही हो जाएगा बस, बराबर y गुने, फिर से इसमें चेन रूल लगाएंगे, पहले log का, फिर cos का, फिर x का। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x के जगह cos x है तो cos x गुना, फिर से cos x का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x होता है, ठीक है सर, गुना। अब यहाँ पर बहुत बच्चा को कन्फ्यूजन होगा, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर y था तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो गया, यहाँ x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है ना, तो यहाँ पर 1 हो गया। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, यही बात मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता है। क्या नहीं आता है कि सर यहाँ पर y था तो dy/dy लिखें, dy/dx लिखें, यहाँ x है तो x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो x का डिफरेंशिएशन dx/dx क्या होता है, 1, तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, डायरेक्ट 1 लिख दिए। तो ये नहीं पूछिएगा आप लोग कि 1 कैसे है, 1 का x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, काम खत्म, ठीक है सर। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या आता है। तो cos y/sin y, हम इसके जगह पर cot y लिख सकते हैं, तो x गुने cot y, x जैसे वैसे, cos/sin cot y गुना dy/dx, ठीक है सर, प्लस log sin y log sin y बराबर। अब बस सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन वाला लाइन ये था और ये था बस। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए माइनस में y माइनस y, साइन x बटा cos x क्या होता है, tan x, तो माइनस y tan x, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, तो प्लस log cos x गुना dy/dx। तो अब डिफरेंशिएशन का काम यहीं पर खत्म हो गया है। अब खाली हमको क्या करना है, dy/dx का वैल्यू निकाल लेना है और आंसर आ जाएगा अपना। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। 5 नंबर लायक तो बिल्कुल नहीं है, 2 नंबर में सही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 5 नंबर में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम dy/dx को एक साथ करेंगे, फिर dy/dx को कॉमन लेके dy/dx का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर लाते हैं, तो ये जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं, तो x cot y dy/dx। अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में आएगा log cos x गुना dy/dx बराबर, ये जैसे है वैसे माइनस y tan x। अब देखिए ये अच्छा ये तो इधर है, log sin x है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस log sin y, बस काम खत्म। अब यहाँ से हम dy/dx को कॉमन ले सकते हैं क्या, दोनों जगह है तो हाँ सर ले सकते हैं। तो जब हम dy/dx को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x cos y माइनस log cos x, ठीक है सर, ब्रैकेट बंद बराबर। यहाँ से आप चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा y tan x माइनस, यहाँ पर cos नहीं है भैया, ये cot है, तो यहाँ पर cos गलती से लिखा गया, तो x cot y माइनस log cos x माइनस, यहाँ y tan x यहाँ माइनस कॉमन लिए तो प्लस log sin y, बस काम खत्म।
तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दी, माइनस बाहर निकाले तो यहाँ प्लस हो गया बस। अब हमको सिर्फ dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर जो है इसको इसके डिवाइड में लिख देंगे, तो इधर वाला जैसे है वैसे ही लिखिए। तो यहाँ पहले ब्रैकेट का चिन्ह देना है, माइनस वाई टेन एक्स प्लस लॉग साइन वाई जैसे था वैसे लिख दिए। अब हम लोग को क्या करना है, ये साइन वाई इसका ब्रैकेट है ना, चलिए ठीक है। अब इसको हम इसके बटा में लिखेंगे, तो एक्स कॉट वाई यहाँ पर लिखना है एक्स कॉट वाई माइनस लॉग कॉस एक्स, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग खुद बताइए कि क्या ये क्वेश्चन 5 नंबर में था, और इस प्रकार का क्वेश्चन हम आपको क्लास में बताए थे कि नहीं बताए थे, कि जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसके पावर में पावर कुछ रहता है, जैसे साइन वाई के पावर एक्स है, कॉस एक्स, तो पावर में जब एक्स और वाई आ जाता है तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग लेके ही सॉल्व करते हैं पावर वाला क्वेश्चन को, ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है और कोई भी बच्चा इसको बना सकता है, सिर्फ आपको लॉग लेना आना चाहिए। और ये मैक्सिमम ये नॉर्मल है, इस प्रकार का क्वेश्चन इससे पहले भी आया था, तो हर एक टीचर हर एक क्लास में जरूर से बताते होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सब बच्चा आसानी से इसको एग्जाम में कर लिया होगा। तो चलिए अब इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास डिटर्मिनेंट का है 35 नंबर क्वेश्चन, और ये जो सेट चल रहा है सेट बी चल रहा है, तो सेट बी का 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। और ये डिटर्मिनेंट का बहुत बच्चा को जो है ना बहुत बड़ा तरीका, और गेस पेपर में देख लीजिए, चाहे क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, चाहे कहीं पर आप देख लीजिए ना, तो हर जगह पता नहीं क्या क्या करके सॉल्व किया है, कौन कौन सा ऑपरेशन लगा के सॉल्व किया है, पता नहीं भैया। तो हम इसको आसान तरीका से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आप इसको एग्जाम में कैसे सोचेंगे, हमको कैसे सोचना है, जल्दी से जल्दी कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये समझिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को आप कहीं पर देख लीजिए ना, बहुत बड़ा इसका सॉल्यूशन दिया है, पता नहीं 1/1 कैसे कैसे किया है। तो चलिए हम इसको आसान तरीका समझते हैं कि कैसे हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। काफी ज्यादा आसान तरीका हम बताने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, जब कभी भी इससे पहले जब हम डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे 29 नंबर क्वेश्चन, तो उसमें भी हम यही एक चीज बताए थे कि जब कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर 1 कहीं पर दिखता है ना, तो आप उसको कोशिश कीजिए कि 1 के जगह पर हम 0 बनाए। क्या कोशिश करना है, 1 के जगह पर 0 बनाए। अगर अच्छा 1 है तो आप इसको 0 भी आसानी से बना सकते हैं। ये सर हम इसको 0 बनाएंगे पहले 1 के जगह पर, इसके बाद जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और चालाकी करेंगे, काहे कि दिमाग लगा के क्वेश्चन बैंक में भी इसका सॉल्यूशन दिया है और गेस पेपर में भी सॉल्यूशन दिया है, लेकिन जब हम वही को सॉल्यूशन आपको बताने लग जाए गेस पेपर का, क्वेश्चन बैंक का, वही घिसा पीटा सॉल्यूशन, तो क्या ही फर्क रह जाएगा भैया टीचर से पढ़ने का, है ना। तो चलिए चालाकी थोड़ा सा करना इसमें सीखते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो जब कभी भी 1 किसी क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा, तो आप ये दिमाग में हमेशा लाइएगा क्या, कि हमको क्या करना है, 0 यहां पर कहीं पर क्रिएट करना है। जहां क्रिएट कर सकते हैं तो चलिए हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। कौन सा ऑपरेशन, देखिए हम क्या करते हैं, इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे, मतलब रो 1 में रो से, रो 2 में रो से घटाएंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसके जगह पर हम 0 बनाना चाह रहे हैं। इसको 0 बनाना आसान है, इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 बन जाएगा, 1 में से 1 0। यहां पर भी देखिए, अगर इसमें से हम इसको घटा देंगे, यहां पर भी घटाएंगे तो यहां पर 0 बन जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं, आप चाहे तो यहां पर 0 बनाइए, यहां पर कहीं पर 0 बना सकते हैं। यहां पर 0 बनाना काफी ज्यादा आसान है। कैसे, देखिए हम क्या करेंगे कि यहां पर 0 बनाना है, किस में 0 बनाना है, रो में। तो हम क्या करेंगे, रो में चेंज करेंगे, R1 में क्या चेंज करेंगे, R1 माइनस R2। ये कैसे हो गया सर, ध्यान दीजिए, अगर हम R1 है तो इसमें से इसको जब हम घटाएंगे इस पूरे को, तो यहां पर 0 बन जाएगा क्या, यस सर। तो R1 में चेंज कर रहे हैं, मतलब यहां पर हम 0 बनाएंगे। अब यहां पर 0 कैसे बनेगा, तो हमको यहां पर इसमें चेंज करना है, तो R2 में चेंज करना है। R2 में चेंज क्या करना है, देखिए जो यहां पर था वही हमेशा लिखाता है। तो यहां R2 लिखे है ना, तो यहां पर पहले R2 ही लिखाएगा माइनस,
अब हमको यहाँ जीरो बनाना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, R2 में से इसको घटा देंगे तो ये जीरो बन जाएगा ना। तो R2 माइनस यहाँ पर हम क्या कर दिए, R3 कर दिए। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पर हम जीरो कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये हम समझ गए, अब इसको हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखिए अप्लाई कैसे करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका हम बता रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें से इसको घटाना, R1 में से R2, तो R1 क्या है, ये है, R1 ये है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस ए। इसमें से हमको घटाना क्या है, R2, पहले हम ये लगा रहे हैं, तो R1 जैसे था वैसे, अब माइनस R2, तो R2 का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर -1 कर दीजिए। सेम प्रकार से R1 में क्या है अपने पास, 1 है, यहाँ पर तो 1 माइनस R2, R2 में क्या है भैया, R2 माइनस R2, R2 में क्या है 1 प्लस बी, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस बी। ये आप समझ पा रहे होंगे। फिर से देखिए R1 में पहले क्या है, 1 है, तो R1 में 1 माइनस R2, R1 जैसे था वैसे लिख दिए, अब माइनस है तो माइनस, R2 का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ऐसे हम ऑपरेशन लगाते हैं, ये आपको आता भी होगा। सेम प्रकार से हमको अब ये लगाएंगे, देखिए तो इसको कैसे लगाएंगे, R2 माइनस R3, तो R2 देखिए पहले से कितना है 1 माइनस R3, तो 1 माइनस 1, ठीक है। अब पहले से ये 1 प्लस बी है, तो इसको जैसे वैसे लिख दीजिए 1 प्लस बी माइनस R3, तो -1, ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब हमको क्या करना है, R1 R2 जैसे वैसे, R2 जैसे वैसे माइनस हमको R3 करना है, मतलब -1 प्लस C करना है, ठीक है सर, ठीक है। अब R3 में कोई चेंज है क्या, R3 यहाँ पर है कहीं पर, तो R3 में कोई चेंज नहीं करना है, तो इसको जैसे है वैसे लिख दीजिए, तो 1 प्लस C। अब जो कटने वाला है उसको काटते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर ये -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये -1 आई प्लस 1 -1, तो ये -b यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा इसके जगह पर, -b बचेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और ये -1 प्लस 1 कट जाएगा तो ये 0 बचेगा। सेम प्रकार से यहाँ पर ये कटेगा तो ये 0 हो जाएगा। अब ये -1 प्लस 1 कटेगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ b बच जाएगा। फिर देखिए यहाँ -1 प्लस 1 कटेगा, तो माइनस में इससे भी गुना होगा ना, तो इसके जगह पर क्या बच जाएगा, -c। तो यहाँ पर कटने के बाद जो जो बचा उसको अब हम अलग लिखते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट के अंदर यहाँ पर सिंपल a बच गया, a माइनस b, और यहाँ पर 0 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी 0 बच गया, और यहाँ पर सिंपल b है तो b लिख दीजिए, और यहाँ क्या बचा -c, तो -c। और नीचे में कोई छेड़छाड़ नहीं है, जो है वही लिखना है, तो 1 1, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस c है, ठीक है। अब हम इसको सिंपल क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को जैसे ओपन करते हैं वैसे ओपन करना है। तो चलिए करते हैं ओपन। तो इसके सापेक्ष हम ओपन करेंगे a के रेस्पेक्ट में। तो a में कैसे करेंगे, पहले इसमें इससे गुना होगा, तो b में यानी b इंटू 1 प्लस c। अब इसमें इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो इसका काम खत्म। अब हम इसका खोलेंगे तो माइनस पहले से होता है, अब -b, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे -b। अब b के अंदर क्या लिखाएगा, b के अंदर देखिए क्या लिखाएगा, अच्छा पहले इसका लिखे तो ये। अब इसके लिए हम इसको इससे गुना करेंगे, तो इसमें इससे गुना होगा तो 0, और फिर इसमें इससे गुना होगा तो -c, अब माइनस माइनस प्लस c हो जाएगा। तो ये आप हम सिर्फ ये कैसे आया, सिर्फ हम इस डिटरमिनेंट को ओपन किए हैं और कुछ भी दिमाग नहीं लगाए हैं। जो दिमाग लगाना था सिर्फ हम इसमें दिमाग लगाए, जो भी चालाकी करना था सिर्फ यहाँ पर चालाकी किए हैं, बाकी तो बस इसमें डिटरमिनेंट को हम ओपन किए हैं। अब देखिए तो अब जो सिंप्लीफाई होने वाला है करते हैं, तो a गुना b प्लस, अब b में c से गुना होगा तो bc प्लस, यहाँ पर तो c है सिर्फ, तो c माइनस माइनस प्लस b, और 0 प्लस c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब देखिए a को हम अंदर गुना करेंगे तो ab प्लस abc यहाँ पर हो जाएगा प्लस c प्लस bc। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, चाहे अगर किसी का मन है तो एक बार यही क्वेश्चन आया था 2019 में, तो उसमें प्रूफ करने वाला था। क्या प्रूफ करना था, देखिए यहाँ से जब हम ABC कॉमन लेंगे तो ABC अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा
1/c प्लस ABC कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 प्लस CA है तो यहाँ पर 1/b बच जाएगा, अब BC है तो 1/a। अगर ये समझ नहीं आया आपको कि ये कॉमन कैसे हो गया, तो आप क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो C से C कट जाएगा तो AB बच जाएगा, फिर इसमें 1 से गुना करेंगे तो ABC बच जाएगा, फिर ABC में अगर 1/b से गुना करेंगे B से B कट जाएगा तो CA बच जाएगा, फिर हम ABC को इसमें गुना करेंगे तो A से कट जाएगा BC बच जाएगा। तो ये कैसे हो गया, ये आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ABC अगर कॉमन लेने में दिक्कत है तो आप गुना करके देख लीजिए, यही आ जाएगा। यस सर। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ABC बराबर 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, जोड़ में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का यही फाइनल आंसर है। अब आप क्वेश्चन बैंक में जाके देखिए, चाहे कहीं पर जहां पर इसका सॉल्यूशन आप देखिए ना, जाके देख लीजिए, हर जगह पता नहीं लंद फंद क्या क्या किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, 0 0 बस हम क्रिएट किए और ओपन कर दिए, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें बस थोड़ा सा ये चालाकी करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो हम चालाकी किए हैं ना, ये कब होगा, जब 1 ज्यादा क्वेश्चन में रहता है तब आप ये चालाकी कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन जनरली हम बोलते हैं कि इस पर उतना फोकस नहीं करना चाहिए, काहे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा और जो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन जाए ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप दिमाग लगा सकते हैं, बन गया तो ठीक है, लेकिन ज्यादा निर्भर होकर नहीं जाना है एग्जाम में कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, इसमें दिमाग लग गया, 1 1 हो गया, तो आसानी से हम इसको कर लिए। ये काफी ज्यादा आसान सॉल्यूशन है, इस तरह का सॉल्यूशन बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए और समझ गए होंगे इसमें चालाकी कैसे करना होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जब हम गेस क्वेश्चन करवा रहे थे उसमें भी बताए थे कि वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में हम कैसे सॉल्व करते हैं, सेम प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। हम पहले ही बोले हैं कि बिहार बोर्ड का जो दिमाग है कब कहां पर रहता है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, किसी को पता नहीं है। बिहार बोर्ड एकदम पागल है भैया, कुछ भी कर सकता है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल देता है, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन 5 नंबर में डाल देता है। तो देखिए ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बिहार बोर्ड को कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर डालना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे करते हैं वो तो हम पहले आसानी से कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट बना के, वो आप सीखे होंगे हमसे, ठीक है। वेक्टर का आप लेक्चर देखेंगे, वहां पर हम इसको अच्छे से सिखाए हैं। अब 5 नंबर में कैसे करना है ये भी आपको पता होगा कि जब पहले हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसको इससे क्रॉस करेंगे, आज जो आएगा उसके साथ डॉट करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम क्लास में भी डिस्कस किए थे और गेस क्वेश्चन भी बोले थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और देखिए कि आ ही गया ये क्वेश्चन। तो चलिए काफी लोग बना लिए होंगे इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया पहले वो लिख लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 वेक्टर आई के बगल में कुछ नहीं तो 1 रहेगा ना, -3 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के जैसे है वैसे लिख दिया डॉट। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, देखिए यहाँ 2i है तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं 2 वेक्टर i माइनस जे के बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 वेक्टर जे, अब प्लस यहाँ पर तो k है ही नहीं तो k के जगह पर जो नहीं रहता उसको हम क्या बोले थे कि 0 लिख देते हैं, तो 0 वेक्टर k लिख सकते हैं। यस सर, क्रॉस है तो क्रॉस। अब यहाँ पर i नहीं है तो i के जगह पर 0 वेक्टर प्लस 1j वेक्टर प्लस 1k वेक्टर, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो नहीं रहता है, जैसे यहाँ पर k नहीं था तो k के जगह 0 लिख दिए, यहाँ i नहीं था तो i के जगह पर 0 लिख दिए, बस काम खत्म। अब इसका क्रॉस करने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी एवरेज बच्चा कर सकता है। चलिए करते हैं। तो ये तो जैसे है वैसे ही आएगा, 1 वेक्टर i माइनस 3 वेक्टर j प्लस 4 वेक्टर के डॉट। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखिए हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ऐसे डिटर्मिनेंट बनाते हैं, तो i वेक्टर j और वेक्टर के। सबसे पहले ये वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ पर i के बगल में 2 है तो 2, j के बगल में यहाँ 1 नहीं है, ध्यान दीजिए j के बगल में -1 है 0,
अब सेम प्रकार से इसका वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर 0, फिर j के बगल में 1 है तो 1 और k के बगल में 1 है तो 1। अब हम इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 1 वेक्टर i माइनस 3 वेक्टर j प्लस 4 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट, इसका वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है देखिए। पहले हम वेक्टर i लिखेंगे, अब 1 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और 0, ये तो 0 हो गया, माइनस वेक्टर j, अब इसमें इससे गुना कीजिए तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 और 0 में 0 से गुना होगा तो 0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस के वेक्टर के के इसमें इससे गुना कीजिए तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 और फिर इसमें 0 से गुना होगा तो ये तो 0 ही हो गया, तो 0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 वेक्टर i माइनस 3 वेक्टर j प्लस 4 वेक्टर के डॉट। अब देखिए ध्यान से, तो -1 i कैप, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे -1 वेक्टर i माइनस 2 वेक्टर j प्लस 2 वेक्टर के। तो देखिए हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किए तो ये एक नया वेक्टर आ गया। अब इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे सर, देखिए 1 में -1 से गुना करेंगे तो 1 -1 गुने 1, ठीक है, प्लस अब क्या करना, -3 गुने -2 तो -3 गुने -2 प्लस 4 गुने 2 तो 4 गुना 2। अब इसको हम बना लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट आता है ना, i में i से गुना करते हैं, फिर j को j के साथ गुना करते हैं, फिर k को k के साथ गुना करते हैं और आंसर आ जाता है। तो चलिए करते हैं, 1 में -1 से गुना करेंगे तो -x प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 दूना 8। तो यहाँ पर देखिए 8 और 6 14 और 14 में से 1 जाएगा तो 13 हो जाएगा। आप ऐसे भी सोचिए, -1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 5, 8 5 13, तो इसका आंसर जो हो गया 13 हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसको अगर आप ऑब्जेक्टिव में आता है तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। इसको भी डिटरमिनेंट से करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर i के बगल में 1 है तो 1 -3 4 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 -1 0 और यहाँ पर लिखेंगे 0 1 1। आप चाहें तो इसको भी खोल के देख सकते हैं, जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर आ जाएगा। आप डायरेक्ट इसको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर इसमें कोई कैलकुलेशन एरर होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, चाहे कोई कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि ये है ग्राफ वाला क्वेश्चन और इस प्रकार का क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे इस क्लास में। हम एक क्लास लिए थे जिसमें कि ग्राफ का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसमें क्या था, सेम प्रकार का क्वेश्चन था, उसमें भी सेम प्रकार x बराबर यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो y बराबर 4 दिया हुआ है, तो वहां पर x बराबर 4 का हम ग्राफ बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और उसमें ये भी बताए थे कि y बराबर 4 का ग्राफ, y बराबर कुछ रहता तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, ये भी हम उस क्लास में बताए थे। तो अगर आप वो क्लास देखे होंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर लिए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा चलिए अब हम इसको समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। और इस प्रकार का सेम एज इट इज क्वेश्चन हम करवाए थे, आप जाके देख सकते हैं, वीडियो अभी भी प्रेजेंट है यूट्यूब पर, ठीक है। एक ही वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आता है वो बताए थे, 2 ग्राफ वाला कैसे क्वेश्चन आता है, 3 गो लाइन वाला कैसे ग्राफ बनाते हैं, ये सारा चीज हम एक ही वीडियो में डिस्कस किए थे। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है। चलिए तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे सॉल्व। सबसे पहले इसको तरीका तो आपको पता है कि इसको सबसे पहले हम इन तीनों दोनों से पहले हम पॉइंट निकालेंगे। तो चलिए पॉइंट निकालते हैं। तो लाइन 1 अपने पास है 5x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 50। तो हम आपको बताए थे कि पॉइंट निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले बराबर का चिन्ह दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ कटने वाला है तो पहले काट दीजिए, तो 5 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 50 बच गया। अब देखिए 5 से 10 बार में कटेगा तो 5 नहीं 50, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 10। अब इसका हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, डब्बा निकालेंगे। तो डब्बा कैसे निकलता है, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखिए x और यहाँ y। अब क्या करना है, x का वैल्यू आप 0 पुट कीजिए, तो x के जगह पर हम 0 पुट करेंगे, x के जगह 0, तो 0 प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ से 2y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो 2 × 5 = 10, तो y का वैल्यू 5 आ गया। तो ये तो आप आसानी से मुजबानी भी कर सकते हैं।
तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5 आ गया। सेम प्रकार से अब y का वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो x प्लस 2 गुने 0, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा देखते हैं। तो ये तो 0 हो गया ना, तो x बराबर 10 आ गया। तो y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 10। तो जैसे हम इस लाइन के लिए यहाँ पर हम ये डब्बा बनाए थे, सेम प्रकार से आपको क्या करना है, इस लाइन के लिए डब्बा बनाना है। तो चलिए देखते हैं इस लाइन का क्या आएगा। तो हम यहाँ पर पेन चेंज कर देते हैं। देखिए अपने पास है x प्लस वाई, ये बड़ा छोटा नहीं देखना है, बराबर कर देना है सीधा। अब यहाँ पर हम फिर से डब्बा बनाएंगे और डब्बा के अंदर पहले क्या लिखना है, 2 पॉइंट निकालना है, एक्स वाई और 2 पॉइंट। तो यहाँ पर एक्स वाई, अब क्या पुट करना है, पुट x का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर 1, तो यहाँ से y बराबर 1, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1। सेम प्रकार से अब क्या पुट करना है, पुट y बराबर 0। तो y का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 पुट कीजिए तो x प्लस 0 बराबर 1, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया। तो ये सब बच्चा आसानी से कर लिया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ किस प्रकार का आता है। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर ये अपना हो गया y एक्सिस, ठीक है सर, और ये क्या है x एक्सिस, ये x एक्सिस। अब देखिए तो इस पॉइंट को, इन दोनों को हम यहाँ पर पहले प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू 10 तक है और y का मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो हम यहाँ 10 तक इधर लाइन गिनेंगे, तो 1 और यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप चाहें तो इसके आगे भी कर सकते हैं, लेकिन हमको 10 तक का ही काम है इसलिए 10 तक कर दिए। और यहाँ पर आपको स्केल से सेम अथी पर करना है, सेम लाइन लेना है, जैसे इसका बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अंदाज से कर रहे हैं तो आगे पीछे हो सकता है, जब आप इसको स्केल से करेंगे तब अच्छा से आपको दिखेगा ग्राफ कॉपी में, ठीक है। अब देखिए y में हमको 5 तक ही जाना है, तो हम यहाँ पर करेंगे 1 और फिर से 2 3 4 और यहाँ पर 5। आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको तो 5 तक का ही काम है। चलिए अब इस पॉइंट को हम देखते हैं। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू यहाँ पर तो 0 होता है ना, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0। तो जब x का वैल्यू 0 y का वैल्यू कितना 5, तो y में 5 पर जाएंगे तो यहाँ पर आ गया y का वैल्यू 5। तो ये जो ग्राफ है किसका है, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 5। तो ये पॉइंट यहाँ पर बना दिए। अब ये पॉइंट देखते हैं, तो इस पॉइंट में y का वैल्यू 0 यहीं पर होता है, x का वैल्यू 10, तो x में 10 के पास चलेंगे। तो यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट क्या आ गया, x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0। अब क्या करना है कि ये जो 2 पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट को आपको स्केल से अच्छा से मिलाना है, इस तरह से ये मिल गया, ठीक है। अब ये जो मिला है ये किसका लाइन है, तो आप ध्यान दीजिए, इन दोनों पॉइंट को मिलाए थे तो किसका लाइन था, इसका लाइन था ना, x प्लस 2y बराबर 10। तो ये कौन लाइन है, यही लाइन है ना, तो इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पर 5x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 50। अब लेस देन का काम क्या होता है वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो x प्लस वाई का, इस पॉइंट का ग्राफ बनाइए। तो देखिए x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1, तो यहाँ पर है x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1। अब दूसरा पॉइंट x का वैल्यू y का वैल्यू 0 x का वैल्यू 1, तो x यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा, अरे भैया 0 यहाँ x में 1 तो x में 1, तो ये जो पॉइंट हो गया अपने पास x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0। अब ये ग्राफ हमको मिला देना है, तो देखिए इन दोनों को हम यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं, तो ये मिल गया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आया किसका ग्राफ है, x प्लस वाई और ये लेस देन इक्वल टू 1। तो इन दोनों का ग्राफ तो हम बना लिए, इसका और इसका। अब इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर आपको बोलता है y बराबर 4 का ग्राफ, तो ध्यान दीजिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x एक्सिस y एक्सिस। तो y बराबर 4 का जो ग्राफ होगा, यहाँ पर 4 बोल रहा है कि 2 बोल रहा है, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो y का वैल्यू 4 है, तो चलिए यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ 4 रहेगा तो y बराबर 4 का ये ग्राफ हो गया। काफी आसान है इसका ग्राफ। तो y बराबर 4 लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको दूसरा पेन से बनाते हैं जिससे कि समझने में आसानी हो।
तो y बराबर 4, 4 पर से हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे, तो ये जो लाइन हो गया अपना y बराबर 4 का लाइन हो गया, काम खत्म, यही हो गया ना। तो अब देखिए ये y बराबर 4 का लाइन हो गया। अब हमको क्या करना है, ध्यान से समझिए। तो अब आगे हम क्या करेंगे, अब ये जो छोटा बड़ा ये इसका जो चिन्ह है इसको हम कैसे पहचानेंगे, अब हम ये समझते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि ये जो ये लेस देन का साइन है और यहाँ पर ये ग्रेटर देन का साइन है और ये यहाँ पर जो है ये छोटा का साइन है, इसका क्या मतलब होता है, ये सब अब हम अच्छा से समझ लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम इस लाइन का बात करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, हम आपको पहले भी बताए थे कि जब कभी भी ये छोटा वाला साइन आता है तो इसका मतलब होता है कि ओरिजिन के तरफ, हमेशा याद रखना है ओरिजिन के तरफ। और जब ये दूसरा उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या होता है, ओरिजिन के दूसरा तरफ, ओरिजिन के दूसरा तरफ। ये हम क्लास में भी अच्छा से डिस्कस किए थे, जैसे अभी बता रहे हैं ना, सेम प्रकार से पहले बताए थे। देखिए अब ओरिजिन के तरफ का मतलब क्या है, इसमें छोटा है तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा ओरिजिन के तरफ होगा। मतलब ओरिजिन के तरफ का मतलब है कि ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ हमको लेना है। ओरिजिन के तरफ का मतलब ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें देखिए, तो ये ओरिजिन के दूसरा तरफ, तो ओरिजिन तो इधर है ना, तो दूसरा तरफ मतलब इधर। तो जब ऐसा साइन रहता है तो ओरिजिन के दूसरा तरफ, तो ओरिजिन इधर है, यहाँ ओरिजिन है मूल बिंदु, तो इसके दूसरा तरफ लेना है। इसका मतलब कि हम इसको ऐसे घेरेंगे, ये वाला, ये ग्राफ हो जाएगा। यस और नो, यस सर, ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो इसका और इसका दोनों का काम हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए, तो y का वैल्यू 4 से छोटा दिया है, 4 से छोटा का मतलब y का जो वैल्यू है 4 से छोटा होगा। तो 4 से छोटा का मतलब है कि यहाँ 4 है, तो 4 से छोटा मतलब नीचे ना, तो 4 से छोटा मतलब नीचे, मतलब ये वाला ग्राफ हमको लेना है, नीचे वाला ग्राफ। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसा रहता y का वैल्यू 4 से बड़ा, तो हम 4 से बड़ा ऊपर वाला ग्राफ लेते, लेकिन हमको क्या चाहिए, 4 से छोटा। तो 4 से छोटा कहाँ होगा, अरे 4 यहाँ है तो छोटा नीचे ही होगा ना, 4 से बड़ा था तब ना 5-6 ऊपर जाते। हाँ सर, 4 से छोटा का मतलब है कि 4 यहाँ पर है तो 4 से छोटा नीचे ही होगा ना। तो इसका मतलब समझ में आपको आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, अब इन तीनों में यहाँ पर देखिए, इन इसमें और इसमें तीनों में जो कॉमन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। सिर्फ हमको ग्राफ जो चाहिए होता है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। कैसे पता चला, इससे पता चलता है कि हमको जो ग्राफ लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, इससे पता चलता है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमको ये जो नीचे वाला ग्राफ है ना, ये नीचे, इसके नीचे वाला ग्राफ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, मतलब ये वाला ग्राफ, इसके अंदर वाला। तो अब देखिए कि तीनों सब में कॉमन कौन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और इन तीनों ग्राफ से घिरा हुआ, इससे और इससे और इससे। तो तीनों में जब आप देखेंगे तो यही आपको दिखेगा कॉमन, ये। तो यही आप कॉमन देख पा रहे होंगे, यही अपना कॉमन रीजन है, ठीक है। तो यही अपना कॉमन रीजन है। ध्यान से समझिए, ये कॉमन रीजन आपको पहचानना आना चाहिए। कॉमन रीजन ये क्या, कैसे पहचानते हैं, पता चला कॉमन रीजन कौन है, यस और नो, यस सर। तो ऐसे आपको पता करना है कि जो तीनों में होता है वही अपना कॉमन रीजन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो नीचे वाला ग्राफ नहीं लेना है, हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यही होगा ना, हाँ सर। तो इसमें सिर्फ हमको ग्राफ लेना है। अब देखिए, हमको ये पता चल गया कि हमारा कौन सा ग्राफ कॉमन है। अब कॉमन होने के बाद ये देखिए, इसका कॉर्नर पॉइंट देखिए, तो यहाँ पर इसका कॉर्नर पॉइंट ये है और यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट ये है, ये और यहाँ पर ये और फिर से यहाँ पर ये। तो मेन जो अपना कॉर्नर पॉइंट है यही कॉर्नर पॉइंट है। देखिए यहाँ पर ये और ये ग्राफ और फिर से ये और ये और ये। तो यही जो अपना ग्राफ है, यही ग्राफ का हमको क्या चाहिए, कॉर्नर पॉइंट चाहिए। तो ये कॉर्नर पॉइंट तो हमको पता है। देखिए इसका नाम हम दे देते हैं, यहाँ पर 4 है तो x का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, y का वैल्यू 4 होगा। तो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं a और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं b और इसका नाम हम क्या दे देते हैं c और इसका d और इसका नाम e दे देते हैं।
तो 5 पॉइंट अपने को पता चल गया, ये 1 2 3 4 5। अब इस पांचों पॉइंट को पहले हम लिखते हैं, फिर देखेंगे इसको जेड में कैसे पुट करना होता है। देखिए, तो पहला जो अपने पास पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, ए पॉइंट। तो इस पॉइंट का नाम दे दिए, यहां पर सी दिए है ना। अच्छा चलिए, जो नाम दिए हैं उसी हिसाब से करते हैं। तो पॉइंट ए है अपने पास 0,4। अब पॉइंट बी अभी नहीं पता है, तो पॉइंट सी हम यहां लिख लेते हैं, पॉइंट सी 0,1। इस पॉइंट का नाम है पॉइंट डी 1,0 1,0। और ये जो पॉइंट ई है, पॉइंट ई का वैल्यू कितना है, 10,0। अब देखिए, पॉइंट बी जो है हमको निकालना होगा ना, पॉइंट बी। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए देखेंगे कि ये जो बिंदु है किससे कट के बना है। तो हरा वाला और ब्लैक वाला को कट के बना है। तो हरा वाला का इक्वेशन देखिए, तो हरा वाला का इक्वेशन 4 है, और ब्लैक वाला का इक्वेशन क्या है, तो ब्लैक वाला का इक्वेशन है 5x + 10y = 50। तो इसमें क्या कीजिए, y का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ 4, तो यहाँ तो y का वैल्यू 4 ही आएगा। अब देखिए, इसमें पुट करते हैं, तो 5x + 10 गुने y के जगह पर कितना, 4 = 50। मतलब क्या कि ये जो दोनों ग्राफ था, इन दोनों ग्राफ को सॉल्व करेंगे। तो पहला ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ये है, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं और पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट निकालने का तरीका यही है ना, हाँ सर। तो चलिए निकालते हैं। तो 5x = 50 और 10 चौक 40, इधर आ जाएगा तो -40। तो 5x = कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ई कट जाएगा, x का वैल्यू 2। तो ये जो ग्राफ यहाँ पर कटा है, x का वैल्यू 2 पर कटा है, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4 आ गया। तो पॉइंट बी अपने पास क्या आ गया, 2,4। अब ये जो 5 को पॉइंट आया ना, A B C D E, इस पांचों पॉइंट को जेड में पुट करना है, और जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वही अपना पूछा है। तो आप इसमें जेड का वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सबसे छोटा वैल्यू है। एक पॉइंट हम पुट करके बता देते हैं, जिनको नहीं आता होगा वो देख लीजिए। जैसे जेड का वैल्यू अपने पास क्या है, 2x + y है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ए पर चेक कर लेते हैं। पॉइंट ए अपने पास क्या है, 0,4। तो 0, पॉइंट ए पर अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, तो 2 × 0 + y का वैल्यू कितना, 4। तो यहाँ से जेड ए का वैल्यू क्या जाएगा, 0 + 4 0। तो जैसे हम जेड ए निकाले हैं पॉइंट ए पर जेड का वैल्यू, इसी प्रकार से बाकी सारे पॉइंट पर आपको जेड का वैल्यू निकालना है, और जो सबसे छोटा जेड का वैल्यू आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये ग्राफ अच्छे से समझ पाए होंगे, ये कैसे हम पॉइंट निकालते हैं ये भी समझ पाए होंगे। और ये क्वेश्चन हम पहले ही बताए थे, और पहले उस समय भी बोले थे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ पर y का वैल्यू ग्राफ कैसे बनाते हैं ये भी बताए थे उसमें। तो जो लोग वो वीडियो देखे होंगे 100% सही ग्राफ बनाए होंगे, और 5 में 5 नंबर उनको मिलने वाला है। चलिए, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा अपना, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। इससे पहले हम 2 मार्क्स वाला पूरा क्वेश्चन कराए हैं, और इस वीडियो में 5 नंबर वाला पूरा क्वेश्चन हो गया। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।